cautious while ordering in the while going in the hotel, and if they want to order something like mushroom like that, so they should know that what types of mushroom is there, whether it is poisonous or not. Sometimes सी फूड जो होते हैं कभी कभी वो भी लाइक पॉइजनस फिश है, ऐसा कुछ अगर हमने ले लिया लाइक सेलफिश इज देयर, तो ऐसा कुछ एनिमल हमने या लाइक नॉन वेजिटेरियन फूड में अगर हमने कंज्यूम कर लिया है तो देयर मे बी चांसेस ऑफ फूड पॉइजनिंग। ठीक है, तो ये सब रीजन हो सकते हैं फूड पॉइजनिंग के। एक तो बैक्टीरिया की वजह से फूड पॉइजनिंग हो सकता है, केमिकल की वजह से फूड पॉइजनिंग हो सकता है, या तो फिर जो लाइक फॉर एग्जांपल पॉइजनस प्लांट्स एंड पॉइजनस एनिमल्स अगर हम गलती से भी अगर कंज्यूम कर लिया गया, या देयर मे बी एक्सीडेंटल और इंटेंशनल व्हाटएवर द थिंग दैट मे लीड्स टू फूड पॉइजनिंग। नेक्स्ट, फूड पॉइजनिंग का हम लोग प्रिवेंशन एंड कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। ठीक है, हमने अभी देखा कि क्या क्या चीजों से फूड पॉइजनिंग होता है। नाउ हाउ या लाइक वी कैन से दैट हमको जो भी लाइक फॉर एग्जांपल एनिमल सोर्सेज से अगर हम लोग मीट कलेक्ट कर रहे हैं तो वी शुड हैव टू इंस्पेक्ट दी फूड कि फूड जो है वो कहाँ से मिला है हमको, या वी शुड हैव टू इंस्पेक्ट द एनिमल, वो एनिमल जो है इन्फेक्ट तो नहीं है। उसके बाद में एनी टाइप ऑफ फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन होना चाहिए इफ एनिमल सोर्सेज, इफ यू आर गोइंग टू ऑब्टेन अ मील। देन पर्सनल हाइजीन जो फूड प्रिपेयर कर रहा है उसका पर्सनल हाइजीन भी मैटर करता है। अगर वो पर्सनल हाइजीन मेंटेन नहीं करता है, इफ द पर्सन इज बीइंग प्रिपेयरिंग अ फूड, तो देयर विल बी चांसेस ऑफ कंटामिनेटिंग अ फूड। उसके बाद में केयर टू बी टेकन इन अ कुकिंग ऑफ अ फूड, मतलब केयर लेना चाहिए कि इसमें कुछ चीजें एंटर ना हो जाए, पॉइजनस चीजें वाइल कुकिंग वाइल प्रिपेयरिंग अ फूड। इसमें ऐसी पॉइजनस चीजें जो कि फूड पॉइजनिंग कॉज कर सकती है, ऐसी चीजें एंटर ना हो, इसका एक केयर लेना जरूरी होता है। और यूज ऑफ पाश्चराइज मिल्क, जैसे हम लोग बोलते हैं पाश्चराइजेशन ऑफ मिल्क, हमने तो डिसइंफेक्शन प्रोसीजर में देखा है कि जिसमें जो है वो पाश्चराइजेशन ऑफ मिल्क इट इज टू बी डन टू फ्री द मिल्क फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और जो डिस्ट्रॉइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको कील करने के लिए, एंड टू मेक द मिल्क सेफ फॉर द ड्रिंकिंग। तो इसके लिए जो है वो लाइक दिस मिल्क टू बी पाश्चराइज मिल्क हमको यूज करना है, रॉ मिल्क यूज नहीं करना है। एंड एजुकेट द फूड हैंडलर, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जहां पर जो है हम लोग जो फूड प्रिपेयर करते हैं उनको हम लोग एजुकेट कर सकते हैं कि ऐसे प्रिपेयर करना है, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, या ये प्रिकॉशन लेना है, ये प्रिवेंशन लेना है, ऐसे हाइजीन मेंटेन करना है। इन दैट केस देयर मे बी लेसर और मिनिमाइजिंग द चांसेस ऑफ फूड पॉइजनिंग। ठीक है, फूड पॉइजनिंग के चांसेस हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं। ये है फूड सैनिटाइजेशन, मतलब आप देखते हो कि सैनिटाइजेशन मतलब मेकिंग फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स, या प्रिकॉशन लेना, प्रिवेंशन लेना, जिसकी वजह से फूड पॉइजनिंग ना हो। इसलिए हमने देखा कि इंस्पेक्शन ऑफ मीट है, मतलब उसका इंस्पेक्शन किया जाएगा। उसके बाद में एनिमल शुड बी फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन, जो सोर्सेज से हम जो एनिमल सोर्स से हम लोग ले रहे तो वो भी इंस्पेक्ट करना चाहिए कि कोई डिसीज उसको ना हुआ हो, ताकि वो ह्यूमंस में ना आए या फूड जो कंटेमिनेटेड ना हो। पर्सनल हाइजीन भी हमने देखा, केयर टू बी टेकन फॉर फूड पॉइजनिंग, ये सब चीजें हम मतलब सैनिटेशन का पार्ट आता है जहाँ पे हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं, दैट इज ऑफ, और वी कैन अवॉइड द फूड पॉइजनिंग। नेक्स्ट, रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन से भी एक्चुअली जो है वो कूल एंड ईट ऑन द सेम डे, या कुक एंड ईट ऑन द सेम डे, ये गोल्डन रूल है। मतलब जिस दिन हमने प्रिपेयर किया उसी दिन सेम डे उसको कंज्यूम कर लेना चाहिए, उसको फ्रीज में डंप करके नहीं रखना चाहिए। ठीक है, फ्रोजन फूड जो भी रहेगा वो थोड़ा सा हार्मफुल होता है, दैट वी कैन से फ्रोजन फूड जो भी रहेगा थोड़ा सा हार्मफुल हो सकता है या रिस्की हो सकता है। इसलिए गोल्डन रूल ये है, अगर हेल्दी फूड कंज्यूम करना है, आपको हेल्दी फूड खाना है, वट एवर यू आर प्रिपेयरिंग, नो प्रॉब्लम, सो दैट अगेन शुड बी कुक एंड ईट ऑन द सेम डे, इज a golden rule to avoid the food poisoning. In like warm condition bacteria are multiply, मतलब नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर होता है उसमें बैक्टीरिया जो है वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो इसमें जो है कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो वी कैन स्टोर इट एट लोअर टेम्परेचर लाइक 4 डिग्री सेल्सियस या 0 डिग्री सेल्सियस, या फ्रीजर में उसको हम लोग रख सकते हैं। दैट इज टू अवॉइड द इन्फेक्शन, दैट इज टू अवॉइड द फूड पॉइजनिंग। ये चीज की जा सकती है, लेकिन गोल्डन रूल ये है कि फ्रीज में डंप करके मत रखो, जिस दिन आपने बनाया है फ्रेशली यू हैव टू टेक इट। ठीक है, नेक्स्ट, सर्वेलेंस में अगर फॉर एग्जांपल सैंपल्स ऑफ फूड फूड सैंपल टू बी टेकन या ऑब्टेन एंड व्हिच विल बी like provided to the established laboratory for the analysis.
मतलब फूड सैंपल जो है, अगर आपको कहीं डाउट लग रहा है या कहीं होटल्स में यू कैन टेक अ फूड सैंपल, आपको लग रहा है कि ये हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे हैं या लाइक जो भी हम लोग फूड प्रिपेयर कर रहे हैं वो सेफ है या नहीं, इसके लिए आप उसका सैंपल आप लेबोरेटरी में उसको दे सकते हो ताकि वो एनालाइज करे कि व्हाट आर द कंटेंट्स इन योर फूड एंड वेदर इट इज गॉट कंटामिनेटेड विद अ सर्टेन लाइक बैक्टीरिया और एनी पॉइजनस सब्सटेंसेस। तो ये हम लोग एनालाइज भी कर सकते हैं। मतलब हमारा जो डेली का प्रोसीजर होता है, लाइक फॉर एग्जाम्पल दोज लाइक जो लार्ज स्केल पे फूड प्रिपरेशन जहाँ पे होता है, लाइक होटल्स है, मेस है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो चांसेस होते हैं कि डेली का जो फूड लार्ज क्वांटिटी में बल्क में फूड प्रिपेयर हो रहा है, तो वो जो है उसका इंस्पेक्शन होना चाहिए या दैट वी कॉल सर्वाइलेंस उसका होना चाहिए, उसके ऊपर वॉच होना चाहिए। उन्होंने खुद ने भी ये प्रोसीजर अडॉप्ट करनी चाहिए कि कहीं पे कोई पॉइजनस या कहीं पे कोई फूड का कंटेमिनेशन तो नहीं हो रहा है। इसके लिए द सैंपल्स ऑफ फूड we laboratory periodically to check that whether it is got or whether it is safe। तो इसके लिए वो लोगों के लिए भी सेफ रहेगा, उनके लिए भी सेफ रहेगा। भी किया जा सकता है अगर मतलब सिचुएशन ऐसा है, हमको पता है कि बैक्टीरिया के ग्रोथ उसको फ्रोजन फॉर्म में उसको स्टोर करके रखेंगे, ठीक है। एंड थर्ड वन दैट इज द सर्वाइलेंस। तो ये सारी चीजें की जा सकती है फॉर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द फूड पॉइजनिंग। तो इससे हम लोग अवॉइड कर सकते हैं फूड पॉइजनिंग। नेक्स्ट, तो ये हो गया एक इन्फेक्शन दैट इज कॉल्ड एज फूड पॉइजनिंग। नेक्स्ट वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट इन्फेक्शन व्हिच इज अगेन द इंटेस्टिनल इन्फेक्शन दैट इज कॉल्ड एज hookworm infection, is also called as encyclostomasis। ये hookworm infection है, this worm infection, the worms are lodging into the intestine and they are causing the infection, they are utilizing the nutrition and they are causing some other infections also inside। जैसे कि राउंड वर्म की अगर हम लोग बात करते हैं या हुक वर्म की बात करते हैं, तो it able to suck the blood, it will damage the intestinal mucosa, it will suck the blood, which will cause the bleeding cause of further infection। न्यूट्रिशन तो ले ही लेते जो पर्सन जो कंज्यूम करेगा, दोज पर्सन गॉट सफर्ड फ्रॉम दीज टाइप्स ऑफ वर्म इन्फेक्शन। वो अगर फॉर एग्जांपल न्यूट्रिशन फूड भी अगर कंज्यूम करते हैं, फिर भी चांसेस है कि वो माल नरिश हो जाए। क्यों माल नरिश हो रहे हैं? न्यूट्रिशनल फूड तो कंज्यूम कर रहे हैं, बैलेंस डाइट तो कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन जो इंटेस्टाइन में वर्म्स रहेंगे दे आर एक्चुअली यूटिलाइजिंग द न्यूट्रिशंस। न्यूट्रिशन जो है वो होस्ट के बॉडी को ना मिलते हुए ये वर्म्स जो है वो न्यूट्रिशंस को ले लेंगे, अपटेक कर लेंगे, एंड देयर इज अ सेम फास्टिंग और द माल नरिशमेंट और माल न्यूट्रिशन टू द होस्ट हो सकता है, ठीक है, इवन दो द पर्सन इज टेकिंग अ न्यूट्रिशन और हेल्दी फूड बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस टाइप्स ऑफ वर्म्स। तो हुक वर्म इन्फेक्शन मतलब वर्म इन्फेक्शन जो रहेगा वो एनलॉजिंग या वर्म जो एनलॉज करेंगे इनटू द इंटेस्टाइन एंड दैट कॉजिंग द इन्फेक्शन, दैट इज कॉल्ड एज हुक वर्म इन्फेक्शन और इट्स कॉल्ड एज एनसाइक्लोस्टोमासिस। अब इसमें जो है क्वालिफिकेशन क्या करेगा? अनसाइक्लोस्टोमेटा, डिओडेनल डिओडेनल और नेक्टोबैक्टर और दिस इज कॉल्ड एज नेकेटोर अमेरिकनस और द मिक्स इन्फेक्शन, ठीक है। अब ये जो एंटीरियर एंड रहेगा वर्म का, दैट इज अ बेंट डॉर्सली एंड हेंस दिस इज कॉल्ड एज हुक वर्म। इसमें जो भी वर्म जो रहेगा, वर्म का फिजियोलॉजी अगर हम लोग देखें, ये एनाटॉमिकल अगर स्ट्रक्चर देखें, तो इसमें मेल्स का जो लेंथ रहेगा वो 8 to 10 mm तक रहेगा और फीमेल वर्म्स हैविंग अ लेंथ ऑफ बॉडी लेंथ हैविंग अ 10 to 13 mm, ठीक है। इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन रहेगा वो, इसका एनिमेशन भी हम लोग देखने वाले हैं, नो प्रॉब्लम। मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो रहेगा बाय द लार्वा डेवलप इन द मॉइस्ट सॉइल, उसके जो लार्वा रहेगा मॉइस्ट सॉइल में डेवलप होते हैं, एंटर इनटू द बॉडी बाय पेनिट्रेटिंग इनटू द बाय द स्किन आल्सो, ठीक है। स्किन को पेनिट्रेट करके भी वो जो है वो लाइक दे आर एबल टू एंटर इनटू द बॉडी। नेक्स्ट उसके बाद में दे स्किन से पेनिट्रेट होकर के एंटर कर सकते हैं बाय द ब्लड, इट कैरीज टू द लंग्स एंड डेवलप और विल बी डेवलप इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। मतलब लंग्स में ब्लड के थ्रू कैरी हो सकते हैं, दे विल डेवलप इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन बाय द इंजेक्शन ऑफ द कंटामिनेटेड फ्रूट्स हो गया या वेजिटेबल हो गया, इसमें वर्म्स के थ्रू, इसके थ्रू जो है वर्म्स हमारे बॉडी में एंटर कर सकते हैं। मैन इज होस्ट फॉर दीज वर्म्स, ठीक है। उसके बाद में साइन एंड सिम्टम्स क्या रहेगा? एब्डोमिनल पेन रहेगा, आयरन डेफिशिएंसी हो सकता है, और इसका जो प्रिवेंशन रहेगा वो सैनिटाइजर, डिस्पोजल ऑफ एक्सक्रीटा, कीमोथेरेपी भी हम लोग ले सकते हैं, करेक्शन ऑफ दी एनीमिया एंड हेल्थ एजुकेशन टू एजुकेट द पीपल रिगार्डिंग दिस वर्म इन्फेक्शन, ये हम लोग कर सकते हैं। वी हैव अ स्मॉल एनिमेशन ऑन दिस, सो वी आर गोइंग टू सी दैट वन।
soil. Worms attach themselves to the intestinal wall, and internal bleeding, ulcers, and blood loss. Roundworms migrate from the intestines through the lungs and then back to the intestines. They can cause vomiting, enteritis, tissue scar disease. Whipworm infection can result in bloody diarrhea, weight loss, anemia, and in severe cases, even death. Tapeworms attach to the intestine, but rarely cause significant problems unless there are a lot of them. The egg packets can be very unpleasant to deal with when shed via the anus. Some of these worms can be passed from pets to people. Talk to your veterinarian today about how you can protect your pet and your family from these parasites. Them from their mother. ये एनिमेशन आपने देखा ठीक से? आपको इसमें कुछ डिफिकल्टी आई है? इट वाज प्लेड स्मूथली और कुछ प्रॉब्लम हुआ? प्लीज रिप्लाई एनीवन. नो हेलो, प्रॉब्लम सर, देखा। सुनाई दिया ठीक से और दिखा भी है या कुछ प्रॉब्लम आई? नो प्रॉब्लम सर। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं, नो प्रॉब्लम. तो आपको जो भी मिस हुआ रहेगा पार्ट. The most common parasitic worms include roundworms, hookworms, whipworms, and tapeworms. A cat or dog can become infected with roundworms, hookworms, and whipworms when the worm's larvae are ingested from contaminated soil. Hookworms can also penetrate your pet's skin and then travel to the intestines. Tapeworms can be contracted by ingesting fleas or small rodents. All of these worms live in their host's intestines. Hookworms attach themselves to the intestinal wall and drink the host's blood, causing internal bleeding, ulcers, and blood loss. Roundworms migrate from the intestines through the liver and lungs and then back to the intestines. They can cause vomiting, enteritis, tissue scarring, and pulmonary disease. Whipworm infection can result in bloody diarrhea, weight loss, dehydration, The presentation off हो गया. I'm going to start.
ओके, सो अभी हमने देखा कि जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, लार्वा डेवलप हो जाते हैं इनटू द मॉइस्ट सेल, विल एंटर इनटू द बॉडी बाय पेनिट्रेटिंग इनटू द स्किन आल्सो, और ब्लड से, कंटेमिनेटेड ब्लड से लंग्स में जा सकते हैं। ये सब मोड ऑफ ट्रांसमिशन का पार्ट हो जाएगा, दैट इज अ हुक वॉर्म। नेक्स्ट, साइन एंड सिम्टम्स, एब्डोमिनल पेन रहेगा अगर वॉर्म इन्फेक्शन, आयरन डेफिशिएंसी, क्योंकि ये जो आयरन है वो यूटिलाइज किया जाएगा बाय दीज वॉर्म्स, and there will be say no absorption of the iron into the body, that results into the iron deficiency anemia. नेक्स्ट, प्रिवेंशन अगर देखा है तो सैनिटरी डिस्पोजल ऑफ एक्सक्रीटा करना पड़ेगा, मतलब जो डिस्पोजल है एक्सक्रीटा का उसका प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए। कहीं पर भी जो है वो लाइक ड्रेनेज शुड नॉट गेट मिक्स अप विद द ड्रिंकिंग वाटर स्ट्रीम और नॉट विद द फूड चेन। कीमोथेरेपी ले सकते हैं, लाइक वी कैन टेक सर्टेन लाइक ड्रग्स वी कैन टेक, और मेडिसिन हम लोग ले सकते हैं कीमोथेरेपी का पार्ट। करेक्शन ऑफ एनीमिया, अगर एनीमिया हो गया तो उसको करेक्ट करने के लिए वी कैन यूज द सम अदर आयरन प्रिपरेशन, और हेल्थ एजुकेशन भी दे सकते हैं लोगों को कि वार्म इन्फेक्शन इसकी वजह से हो सकता है, व्हाट विल बी द रीजन फॉर द वार्म इन्फेक्शन। सॉरी, नेक्स्ट जो है वो हुक वॉर्म इन्फेक्शन में कीमोथेरेपी की हम लोग बात करें, कौन कौन से ड्रग ले सकते हैं। मेबेंडाजोल, इट इज अ ड्रग ऑफ चॉइस व्हिच इज गिवन इन द डोज ऑफ 100 मिलीग्राम, और उसके बाद में ठीक है इसका डोसेज रेजिमेंट है ये। अल्बेंडाजोल, parental pomade, these are the drugs which are most commonly used in the treatment of the worm infection। जैसे like for example childrens है, उनको भी डॉक्टर जो है वो after every 6 months they are advising to take these types of preparation that is called as an anthelmintics, or we are calling those drugs which are able to eradicate those drugs which are able to eradicate the worm are called as anthelmintics। तो ऐसे ड्रग्स को प्रेफर किया जाता है या दिया जाता है, लेकिन बिफोर 6 मंथ नहीं। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट डोज अगर लिया है, फर्स्ट डोज आज लिया है, तो इनकेस नेक्स्ट 6 मंथ तक फिर वो उसका सेम रिपीट नहीं करना है, 6 मंथ के बाद ही फिर वो लिया जा सकता है। लाइक मतलब नेक्स्ट टाइम अगर लेना है तो अगर हमने कंप्लीट डोज लिया है आज के दिन, फॉर वी आर टॉकिंग अबाउट फॉर द चिल्ड्रंस, तो उसके बाद में 6 मंथ के बाद ही फिर नेक्स्ट डोज या नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट टाइम लिया जा सकता है, उसके पहले नहीं, बिकॉज इट मे कॉजेज 10 कॉम्प्लिकेशंस। अल्बेंडाजोल है, पेरेंटल पॉमेट है, ये सारे ड्रग्स जो है वो कीमोथेरेपी का पार्ट होता है, दैट इज टू ट्रीट दी वॉर्म इन्फेक्शन। ये ड्रग्स क्या करते हैं, वॉर्म्स को पैरालाइज कर देते हैं। पैरालिसिस मतलब वो वॉर्म जो वो मूव नहीं हो पाएंगे, एंड हेंस दे आर बीइंग इरेडिकेटेड विद द फीकल मैटर। ठीक है, फीकल मैटर के साथ वो फिर बाहर फ्लो आउट और या फ्लश आउट हो जाएंगे, बिकॉज दे गॉट डेड और दे गॉट पैरालाइज, वॉर्म्स गॉट पैरालाइज बाय दीज टाइप्स ऑफ ड्रग्स। नेक्स्ट, ऑर्थोपॉड बॉर्न इन्फेक्शन। ऑर्थोपॉड बॉर्न इन्फेक्शन मतलब ये जो प्रीवियस वाला हमने जो देखा है, दैट इज गॉट फिनिश्ड अप। ठीक है, मतलब कीमोथेरेपी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। उसके बाद में आयरन ट्रीटमेंट ऑफ, जैसे मैंने बोला कि एनीमिया हो सकता है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है, तो फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ दिस आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया वन कैन टेक द आयरन प्रिपरेशन। फेरस सल्फेट जो है वो आयरन प्रिपरेशन रहेगा, 200 मिलीग्राम उसका डोज दिया जाएगा, गिवन ओरली फॉर 3 times a day for 3 months in order to correct this anemia. Next, नेक्स्ट आता है एंटेमोलॉजी में हमने देखा है बोलते हैं, और ये जो डिसीज कॉज करते हैं, एंड इफ दिस इज अ कम्युनिकेबल डिसीज, सो दैट वी आर टेकिंग अंडर द कैटेगरी। ठीक है, एक्सक्यूज मी। चलो ठीक है, इसमें ऑर्थोपॉड बॉर्न इन्फेक्शंस में like we'll see the arthropods, arthropod or the insects, the infection is transmitted arthropods, or we call it vectors. Such diseases including plague, malaria and filariasis. इसके एग्जाम्पल पुट करना चाहो ऑर्थोपॉड इंसेक्ट से या मॉस्किटो से या फ्लाई से ट्रांसमिट होते हैं, तो उसके एग्जाम्पल्स रहेंगे मलेरिया, प्लेग एंड फिलारियासिस। ठीक है, इसमें फर्स्ट हम लोग जो देख रहे हैं ऑर्थोपॉड बॉर्न, मतलब दिस इज एक्चुअली द थर्ड कैटेगरी ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेस व्हिच वी आर गोइंग टू शिफ्ट अप। तो इसमें से फर्स्ट जो हमने देखा कम्युनिकेबल डिसीज में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन देखे हैं, नेक्स्ट जो देखा हमने इंटेस्टिनल इन्फेक्शन देखा। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट थर्ड, दैट इज ऑर्थोपॉड बॉर्न इन्फेक्शन, थर्ड क्लास, थर्ड कैटेगरी ऑफ दिस कम्युनिकेबल डिसीजेस, ऑर्थोपॉड बॉर्न इन्फेक्शन, जिसमें रहेगा प्लेग, मलेरिया एंड फिलारियासिस।
सो हम लोग अभी जो देख रहे हैं दैट इज द फर्स्ट डिसीज व्हिच इज ऑर्थोपोड डिसीज, दैट इज द प्लेग। प्लेग आपने सुना होगा, ठीक है। सो प्लेग इज अ प्राइमरी, इट्स अ जूनोसिस, मतलब जूनोटिक डिसीज है जो प्राइमरीली जो है वो एनिमल्स में पाया जाता है, या एनिमल्स पहले अफेक्ट होते हैं और उसके बाद में ड्यू टू द या इन नेचुरल कंडीशंस द सेम डिसीज बीइंग ट्रांसफर इनटू द ह्यूमंस, तो इसको जूनोटिक डिसीज बोला जाता है। जैसे कि प्लेग इट इज अ प्राइमरी जूनोटिक and it is an infection of a disease transmitted, yeah, infectious disease transmitted from vertebrate animal to the main under the natural condition। तो इस ऐसे डिसीज को हम लोग बोलते हैं जूनोटिक डिसीजेस, जो एनिमल्स में होते हैं लेकिन ह्यूमंस में ट्रांसमिट हो जाते हैं। जैसे पेट डॉग्स है या पेट एनिमल्स है उनके थ्रू भी ट्रांसमिट, या डोमेस्टिक एनिमल है उनके थ्रू भी ट्रांसमिट हो सकते हैं। नेक्स्ट, बट दैट इज अंडर अ नेचुरल कंडीशन। नेक्स्ट कॉजेटिव एजेंट जो रहेगा इसका प्लेग का, दैट इज द, आपको अगर कॉजेटिव एजेंट पूछा जाए प्लेग का तो आप बोलोगे रैट। No doubt, rat is a vector actually. A rat is the like host, we can say that. Rat is a carrier, but not a causative agent. Causative agent मतलब जिससे डिसीज होता है, जो जर्म्स या जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेगा उसको हम लोग कॉजेटिव एजेंट बोलते हैं। तो इन दिस प्लेग द कॉजेटिव एजेंट इज द यर्सिनिया सूडो ट्यूबरकुलस पेस्टिस। ये सबसे बड़ा नाम अभी तक आपको यहाँ पे आया होगा, दैट इज ऑफ एनी ऑफ अ कॉजेटिव एजेंट, यर्सिनिया सूडो ट्यूबरकुलस पेस्टिस। या नॉर्मली वी आर कॉलिंग अ प्लेग virus, या प्लेग बैक्टीरिया एक्चुअली, इट्स अ बैक्टीरिया व्हिच इज अ ग्राम नेगेटिव नॉन मोटाइल बैक्टीरिया है, जिसका इमेज भी आप देख रहे हो। नेक्स्ट, हाँ ये एग्जैक्टली साइकिल है प्लेग का। तो जो प्लेग होता है, प्लेग इफ द रैट गॉट इन्फेक्टेड और रैट कैरीज द प्लेग बैक्टीरिया जो कि रहेगा यर्सिनिया सूडो पेस्टिस ट्यूबरकुलस पेस्टिस। तो ये जो बैक्टीरिया है ये रैट के अंदर पर्टिकुलरली द वाइल्ड वाइल्ड रोडेंट्स या वाइल्ड जो रैट्स रहेंगे उनके अंदर ये हो सकता है, मोस्टली द वाइट रैट्स, ठीक है। तो लाइक दीज रैट या rat fleas which are the blood sucking animals, you can see the second stage which you can see that rat fleas which sucks the blood, और ये जो parasites होते हैं rat के ऊपर survive करते हैं which sucks the blood of rat, so they are being sucking a blood, ठीक है, blood suck करेंगे from this infected rat, and the pathogens comes to the gut of these rat fleas। करने की वजह से rat fleas के अंदर जो है वो जो पैथोजेंस है या बैक्टीरिया है वो एंटर कर जाएगा। उसके बाद में राइट फ्लीज के अंदर वो मल्टीप्लाई करेगा, एंड व्हेन राइट फ्ली विल बाइट टू द ह्यूमन दैट इज इन अ फोर्थ स्टेज, ह्यूमन को अगर बाइट करता है तो द रैट फ्ली विल एबल टू ट्रांसमिट दीस टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया इनटू द होस्ट, ठीक है। तो मतलब रैट बाइट से नहीं होगा, या नॉर्मली रैट जो डायरेक्टली कांटेक्ट में तो नहीं आएंगे, स्पेशली ये फ्लीज जो है वो ब्लड सकिंग है वो कांटेक्ट में आ सकती है, फ्रॉम रैट टू इट गॉट शिफ्टेड टू द ह्यूमंस और will transmit it to the humans, so will able to transmit the infection also, ठीक है, इन्फेक्शन ट्रांसमिट कर सकती है। लेकिन यहाँ पे क्या ब्लड सकिंग होना चाहिए, ब्लड जो है वो डायरेक्ट ब्लड टू ब्लड कांटेक्ट यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। then the host or the humans get infected and will show the symptoms of the plague। उसके बाद में रिजर्वायर अगर देखा जाए तो द नेचुरल रिजर्वायर ऑफ प्लेग, ये रोडेंट जो रहेगा रिजर्वायर रहेंगे, मतलब वो कैरी कर सकते हैं पैथोजेंस को, लेकिन उसका जो ट्रांसमिशन होगा थ्रू द वेक्टर रहेगा, या वी आर कॉलिंग इट्स रैट फ्ली। तो अगर आपको वेक्टर बोलना है, इसमें तीन चीजें आप क्लियर कर सकते हो। एक तो होस्ट जो रहेगा वो ह्यूमन होस्ट रहेगा, ह्यूमन रहेगा। इसमें जो टर्मिनोलॉजी आ रही है उसको मैं क्लियर कर रहा हूँ। होस्ट कौन रहेगा? ह्यूमन रहेगा। उसके बाद में कैरियर कौन रहेगा? रोडेंट और रैट वी आर कॉलिंग दैट इज द कैरियर और रिजर्वायर। नेक्स्ट उसके बाद में जो वेक्टर रहेगा जो ट्रांसमिट करेगा डिसीज को वो है रैट फ्लीज, एंड द पॉजिटिव एजेंट इज द यर्सिनिया सूडो पेस्टिस या यर्सिनिया सूडो ट्यूबरकुलस पेस्टिस। ये पॉजिटिव एजेंट है या बैक्टीरिया है। समझ में? चार चीजें इसमें क्लियर होनी चाहिए। होस्ट जो रहेगा वो ह्यूमन होस्ट रहेगा, नेक्स्ट रिजर्वायर जो रहेगा वो रैट रहेगा, उसके बाद में वेक्टर दैट इज रैट फ्ली, एंड द पॉजिटिव एजेंट इज द यर्सिनिया सूडो ट्यूबरकुलस पेस्टिस दैट इज द बैक्टीरिया। ठीक है, ये चारों चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट, प्रिवेंशन कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? दैट इज द कंट्रोल ऑफ दिस डिसीज कैन बी कवर्ड बाय अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली नोटिफिकेशन। क्योंकि इसमें फीवर आता है, नॉर्मली वाट लाइक स्ट्रक्चर इज बीइंग क्रिएटेड अंडर द आर्म। ठीक है, आर्म पीट्स में जो है, आर्म पीट्स में नॉर्मली वाट या गांठ जिसको बोला जाता है, तो ऐसा बन जाता है
और ऐसा है फीवर है तो देयर में भी चांसेस ऑफ, और वो भी रोडेंट्स का भी प्रेजेंस वहां पे होना चाहिए, रैट फ्लीज का भी आइडेंटिफिकेशन या लोकेशन या नोटिफिकेशन वहां पे होना चाहिए, तब जाके चांसेस हो सकते हैं दैट देयर में बी चांसेस ऑफ अ प्लेग। कंट्रोल ऑफ द केसेस कैन बी डन बाय अर्ली डायग्नोसिस, जल्दी पता चले तो जल्दी उसका इलाज हो सकता है, ट्रीटमेंट मिल सकता है, नोटिफिकेशन, आइसोलेशन, डिसइंफेक्शन ऑफ द पेशेंट्स स्पूटम एंड अ ट्रीटमेंट टू बी गिवन। तो ये सारी चीजें मेजर्स कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी पता हो तो, या अर्ली डायग्नोसिस अर्ली ट्रीटमेंट विल सेव द पेशेंट्स लाइफ। उसके बाद में नेक्स्ट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द ड्रग ऑफ चॉइस, जैसे कि कुछ एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, टेट्रासाइक्लिन इन एडल्ट्स एंड इट इज गिवन ओरली इन अ डोज ऑफ 500 मिलीग्राम्स क्वार्टर इन अ डे। उसके बाद में द चिल्ड्रंस इन चिल्ड्रंस कोट्राइमोक्साजोल, सेप्ट्रान जो है उसका ब्रांड अवेलेबल है कोट्राइमोक्साजोल, इट इज गिवन एज एन अल्टरनेटिव 1 to 2 टैबलेट, एक्सक्यूज मी। इसमें जो डोजेज रेजिमेंट दिया गया है कि चिल्ड्रंस में कोट्राइमोक्साजोल और सेप्ट्रान कैन बी गिवन अल्टरनेटिवली 1 or 2 टैबलेट्स ऑफ सेप्ट्रान कैन बी गिवन ट्वाइस अ डे। ठीक है, उसका डोसेज भी दिया गया है कि कैसे उसको देना है। इन सेवरल केसेस द स्ट्रेप्टोमाइसिन अगेन कैन बी गिवन इंट्रामस्कुलरली, मतलब ये पैरेंटल रूट से दिया जाएगा, उसका डोज रहेगा 30 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट पर डे फॉर अ 2 डिवाइडेड डोजेस, या 2 डेज फॉर 10 डेज के लिए दिया जाएगा इन 2 डिवाइडेड डोजेस में। एंड इन एडिशन आइदर ड्रग्स कैन बी गिवन, मतलब इसमें से टेट्रासाइक्लिन, कोट्राइमोक्साजोल या स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये जो एंटीबायोटिक्स है ये इसमें से कोई भी दिए जा सकते हैं एज अल्टरनेटिव टू ईच अदर। नेक्स्ट, कंट्रोल ऑफ द फ्लीज, जो रैट फ्लीज है अगर देखा गया तो इसको कैसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, दैट इज यूजिंग अ पेस्टिसाइड्स। इसमें कंट्रोल ऑफ फ्लीज कैन बी डन बाय यूजिंग अ डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं अगर फिजिकल डिस्ट्रक्शन पॉसिबल है तो, या बाय स्प्रे ऑफ द डीडीटी, दैट इज डाइफिनिल ट्राइक्लोरोइथेन। इसका आपको स्ट्रक्चर भी दिख रहा है, डीडीटी का स्ट्रक्चर, ये केमिकल होता है जो पेस्टिसाइड्स होता है जो पेस्ट को किल कर देगा। लाइक फॉर एग्जांपल ये जो लाइक ऑर्थ्रोपॉड्स है या रैट फ्लीज है इसको किल कर सकता है डीडीटी। एंड बीएचसी अगेन देयर, दैट इज कॉल्ड एज बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इस तरह के एब्रिविएशन आपको एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। व्हाट इज डीडीटी, डीडीटी स्टैंड फॉर व्हाट, बीएचसी स्टैंड फॉर व्हाट, एड स्टैंड फॉर व्हाट, ठीक है, बीसीजी स्टैंड फॉर व्हाट। तो ये एब्रिविएशंस भी आप थोड़ा लिख के रखो, नोट डाउन करके रखो ताकि आपको यूज में आ जाए। नेक्स्ट है कंट्रोल ऑफ रोडेंट इज डन बाय देयर मास डिस्ट्रक्शन। मास मतलब लार्ज वे में लार्ज पॉपुलेशन डिस्ट्रक्ट की जा सकती है ये रोडेंट्स की, बाय जनरल सैनिटेशन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ हाउसिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ। मतलब हाउसिंग जो है वो प्रॉपर किया जा सकता है, रैट प्रूफ हाउसेस कैन बी कंस्ट्रक्टेड, या सम अदर पेस्टिसाइड्स या रोडेंटिसाइड्स हम लोग यूज करके रैट्स को ये किल किया जा सकता है ताकि इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो। वैक्सीनेशन अगेन अवेलेबल, वैक्सीनेशन अगेंस्ट द प्लेग इज वैल्यूएबल प्रिवेंशन। द वैक्सीन इज यूज्ड वैक्सीन यूज कंटेन्स फॉर्मेलिन कील्ड प्लेग बैसिलाई, मतलब जो वैक्सीन रहेगा प्लेग का उसके अंदर कील्ड बैसिलाई होते हैं, कील्ड प्लेग बैसिलाई, and it is given subcutaneously in 2 doses 0.5 and 1 ml at 1 to 2 weeks interval। ठीक है, ये उसका डोजेज रेजिमेंट रहेगा, या इम्यूनाइजेशन शेड्यूल उसको हम लोग बोल सकते हैं कि कैसे इंटरवल में इसका इम्यूनाइजेशन करना है, वैक्सीन कैसे लेना है। नेक्स्ट, हेल्थ एजुकेशन फॉर द इंडिविजुअल and for the community is in controlling of the disease। क्या चीजें करनी, ऑल अबाउट दी प्लेग। इसमें हमने प्रिवेंशन देखा, ट्रीटमेंट देखा, ड्रग इन्फेक्शन दैट इज द मलेरिया। Malaria is a general term applied to the group of disease caused by infection or caused by the infections with a specific sporozoa we are calling a parasite belong to the genus Plasmodium and transmitted from the man to the man in certain species। सिंपल, आपको मलेरिया पता है कि मलेरिया क्या होता है। मलेरिया इज अ प्रोटोजोल डिसीज व्हिच इज कॉज्ड बाय द जीनस प्लाज्मोडियम, और उसके लिए वेरियस स्पीसीज होते हैं। प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम ओवल है। ये 4 स्पीसीज की वजह से प्लाज्मोडियम की 4 स्पीसीज है जो मलेरिया कॉज करते हैं। दीज आर द कॉजेटिव एजेंट। आपको अगर कॉजेटिव एजेंट पूछा मलेरिया को का तो आपको चारों के नाम लिखना है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरियम, प्लाज्मोडियम ओवल, ये चारों के चारों नाम आपको कॉजेटिव एजेंट में लिखना है। नेक्स्ट, ये जो है these causative agent or this plasmodium will transmitted to the man in certain species of infected female anopheles mosquito। मतलब मॉस्किटो जो रहेगा वो ऑर्थ्रोपॉड बॉर्न इन्फेक्शन में, एज वी आर डीलिंग विद ऑर्थ्रोपॉड बॉर्न इन्फेक्शन,
इसमें जो पॉजिटिव, इसमें जो वेक्टर रहेगा या जो ऑर्थ्रोपॉड रहेगा वो मॉस्किटो रहेगा। जैसे प्रीवियस हमने जो देखा प्लेग, उसके अंदर जो लाइक वेक्टर था या जो ऑर्थ्रोपॉड था दैट वाज अ रैट फ्लीज। ठीक है, यहाँ पे जो वेक्टर है या ऑर्थ्रोपॉड है वो फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो है, बिकॉज फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो इसके बॉडी के अंदर एक सुटेबल एनवायरमेंट होता है, या जीआईटी या जो गट रहेगा फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो का, तो ये एक सुटेबल एनवायरमेंट वहां पे होता है, दैट इज टू मल्टीप्लाई दी causative agent, that is the plasmodium. So it is clinically characterized by episodes of chills and fever. Normally आपको पता है कि मलेरिया में जो है वो सर्दी ऐसी लगती है, फीवर होता है और चील्स रिगर भी होता है उसमें। ठीक है, और इसमें अगर देखा है तो टिपिकली अटैक ऑफ मलेरिया कंसिस्ट ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव या सक्सेसिव स्टेजेस उसमें होते हैं। कोल्ड स्टेज, इसमें बहुत ज्यादा पेशेंट को जो है वो सर्दी लगेगी या बहुत ज्यादा उसको ये फीवर भी रहेगा प्लस चील्स भी रहेगा। ठीक है, और मतलब उसको कवर करने के लिए उसको बहुत सारे ब्लैंकेट से या रग से कवर करना पड़ेगा ताकि उसको सर्दी वाला जो अटैक आ रहा है वो ना हो। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज होता है हॉट स्टेज। उसके बाद में फौरन या वी कैन से दैट आफ्टर द फ्यू मिनट्स इट लीड्स टू हॉट स्टेज। हॉट स्टेज मतलब उसको हेडेक होना स्टार्ट हो जाएगा, बर्निंग हॉट, या उसको थोड़ा सा गर्मी महसूस होगी, स्वेटिंग भी आएगा, एंड दिस स्टेज विल बी लास्ट फॉर 2 to 6 आवर, मतलब सेकंड स्टेज रहेगा। ठीक है, और थर्ड स्टेज दैट इज कॉल्ड स्वेटिंग स्टेज, जिसमें स्वेटिंग आना स्टार्ट होगा एंड देयर इज दैट लास्ट फॉर 2 to 4 आवर्स। उसके बाद में फिर से फर्स्ट वाला स्टेज वाला रिपीट होगा। मतलब मलेरिया का जो पेशेंट है उसको जो है वो चील्स रिगर जो होता है वो कंटिन्यूस नहीं रहेगा, एक थोड़ी देर के लिए उसको अचानक सर्दी लगने लगेगी या उसको बहुत ज्यादा फीवर भी आ जाएगा, और उसके बाद में फिर सेकंड स्टेज में जाएगा, उसको फिर एकदम गर्मी होना स्टार्ट हो जाएगी, और नेक्स्ट जो रहेगा फिर स्वेटिंग स्टेज रहेगा, थर्ड स्टेज। उसके बाद में अगेन फर्स्ट स्टेज विल गेट रिपीटेड। तो ये साइकिल रिपीट होगा, 3 स्टेज आर बीइंग कंसेक्यूटिवली रिपीटेड। तो ये होता है, दीज आर एक्चुअली द सिम्टम्स ऑफ दी मलेरिया। कॉजेटिव एजेंट अगर देखा जाए तो मलेरिया इज कॉज्ड बाय 4 डिस्टिंक्ट स्पीसीज, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम falciparum, प्लाज्मोडियम ओवेल। मलेरियल पैरासाइट अंडरगो द 2 साइकिल्स, मतलब उसका जो लाइफ साइकिल है वो 2 इसमें कंप्लीट होता है। मैन इज द होस्ट एंड मतलब दो जो लाइफ साइकिल है 2 पार्ट में कंप्लीट होता है। एक हाफ लाइफ साइकिल जो है वो ह्यूमंस के बॉडी में कंप्लीट होगा, और सेकंड हाफ लाइफ साइकिल इज गोइंग टू बी कंप्लीट इन द बॉडी ऑफ मॉस्किटो। ठीक है, ये कैसे होता है हम लोग लाइफ साइकिल देखने वाले हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन अगर देखा जाए तो जो लाइक पैरासाइट रहेगा या मॉस्किटो है, फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो, उसके बाइट की वजह से ट्रांसमिट होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो द लाइफ साइकिल ऑफ द मलेरियल पैरासाइट। तो इसमें हाफ लाइफ साइकिल जो है वो मॉस्किटो के बॉडी में कंप्लीट होता है, हाफ लाइफ साइकिल ह्यूमन के बॉडी में कंप्लीट होता है। अगर हम लोग इसको देखना चाहें तो स्टार्टिंग फेज जो रहेगा, स्टार्टिंग फेज अगर देखना जाए तो फर्स्ट बाइट ऑफ मॉस्किटो, ये वाला जो रहेगा फर्स्ट बाइट ऑफ मॉस्किटो, तो मॉस्किटो के सलाइवरी सिक्रेशन में नॉर्मली स्पोरोजोइट्स होते हैं। स्पोरोजोइट्स विल एंटर इनटू द ब्लड सर्कुलेशन, फिर ब्लड सर्कुलेशन में से जाकर के स्पोरोजोइट्स विल माइग्रेट टू द लीवर। ठीक है, स्पोरोजोइट्स विल माइग्रेट टू द लीवर, स्पोरोजोइट्स स्टेज में रहेंगे। फिर स्पोरोजोइट्स मैच्योर इनटू शीजोन्स, लीवर के अंदर शीजोन्स बन जाएंगे। उसके बाद में शीजोन्स से आगे वाला स्टेज जो रहेगा मीरोजोइट्स रहेगा। ठीक है, मीरोजोइट्स आर रिलीज फ्रॉम द लीवर, फिर लीवर से मीरोजोइट रिलीज होने के बाद मीरोजोइट विल एंटर इनटू आरबीसीज। इसका एनिमेशन भी हम लोग देखने वाले हैं। मीरोजोइट्स हो गए एंड विल रप्चर द and will further convert to the sexually into the gametocytes। समझना, मतलब इतने जो स्टेज रहेंगे वो सब के सब ह्यूमंस के बॉडी में होंगे। कहाँ से स्टार्ट हुआ था? स्पोरोजोइट से स्टार्ट हुआ था। स्पोरोजोइट्स थ्रू द ब्लड सर्कुलेशन विल ट्रैवल टू द लीवर, लीवर में वो मल्टीप्लाई होंगे इनटू द शीजोन्स, फिर शीजोन्स अगेन मैच्योर होके मीरोजोइट्स फॉर्म होंगे, एंड दिस मीरोजोइट विल रिलीज फ्रॉम द लीवर एंड विल अटैक ऑन आरबीसी। आरबीसी को अटैक करेंगे, आरबीसी में एंटर करेंगे, वहां पे प्रोटीन वगैरह यूटिलाइज करेंगे और आरबीसी को रप्चर कर देंगे। एज वेल एज ये जो ड्यूरिंग रप्चरिंग ऑफ आरबीसी मीरोजोइट्स का मैचुरेशन भी होगा, उसमें गमेट्स फॉर्म हो जाएंगे। गमेट्स में उसका कन्वर्जन होगा, नेक्स्ट स्टेज ऑफ दिस लाइफ साइकिल दैट इज गमेट्स। लेकिन ये जो गमेट्स है वो फ्यूज नहीं हो सकते। नॉर्मली जो मेल एंड फीमेल गमेट्स फॉर्म होते हैं वो फ्यूजन होके एम्ब्रियो या जाइगोट डेवलप होता है, लेकिन ह्यूमंस में ये एनवायरमेंट नहीं होता है, एंड देयर इज नो सुटेबल एनवायरमेंट फॉर द फ्यूजन ऑफ दिस गमेट्स इनटू द ह्यूमंस। तो फिर उसके लिए नेक्स्ट होता है कि नेक्स्ट बाइट ऑफ द मॉस्किटो। ठीक है, अभी आप देख, आपको फिर से मॉस्किटो दिख रहा है, मतलब मॉस्किटो अगर नेक्स्ट टाइम बाइट करता है तो दिस मॉस्किटो विल सक दी गमेटोसाइट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द ब्लड सर्कुलेशन। मतलब जो लास्ट स्टेज रहेगा गमेटोसाइट्स वो फॉर्म हो गए एंड दे आर बीइंग सर्कुलेटेड इनटू द बॉडी ऑफ होस्ट, या ह्यूमन में सर्कुलेट होंगे इनटू द ब्लड सर्कुलेशन।
तो अगर सपोज मॉस्किटो बाइट करता है तो ब्लड सक करेगा तो भी बॉडी के अंदर सक हो जाएगी, किसके, मॉस्किटो की बॉडी के अंदर। मतलब फिर यहाँ से जो है गैमेटोसाइट्स नाउ गॉट एंटर इनटू द बॉडी ऑफ मॉस्किटो एट द सेकंड बाइट, एंड नाउ देयर इज अ सुटेबल एनवायरनमेंट। अभी यहाँ से जो आगे की जो स्टेजेस है लाइफ साइकिल के, वो मॉस्किटो के बॉडी के अंदर होंगे, ठीक है। तो मॉस्किटो जो है वो मॉस्किटो के बॉडी में फ्यूजन हो जाएगा, गैमेटोसाइट्स का फ्यूजन, क्योंकि देयर इज अ सुटेबल एनवायरनमेंट। आई टोल्ड दैट देयर इज अ सुटेबल एनवायरनमेंट इन द जीआई ट्रैक्ट और द गट ऑफ द मॉस्किटो, वेयर विच द गैमेटोसाइट जो फॉर्म हो गए थे वो यहाँ पे फ्यूजन होकर के उसका जाइगोट फॉर्म हो जाएगा। जाइगोट फर्दर डेवलप इनटू oocytes, oocytes फर्दर डेवलप इनटू oocyst, ठीक है। oocyst रप्चर, जिसके अंदर बहुत सारे oocyst, मतलब नेक्स्ट स्टेज रहेगा oocyst। oocyst के अंदर ऑलरेडी स्पोरोजोइट्स फॉर्म हो चुके रहेंगे। जैसे oocyst रप्चर होगा, oocyst रप्चर एंड रिलीज द स्पोरोजोइट्स, एंड these sporozoites will enter or will be present in the salivary secretion, ठीक है। मतलब स्पोरोजोइट्स जो है, स्पोरोजोइट जो फॉर्म हुए हैं, वो स्पोरोजोइट्स मॉस्किटो के सलाइवरी सिक्रीशन में प्रेजेंट हो जाएंगे। एंड देन व्हेन द नेक्स्ट टाइम बाइट ऑफ दिस मॉस्किटो, या जो मॉस्किटो है फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो है जिसके सलाइवरी सिक्रीशन में स्पोरोजोइट स्टेज में पैरासाइट रहेगा, तो अगर ये बाइट करता है, ये मॉस्किटो अगर बाइट करता है, तो दैट सलाइवरी सिक्रीशन में जो भी स्पोरोजोइट रहेगा विल रिलीज इनटू द ह्यूमन बॉडी, या ह्यूमन के ब्लड में वो रिलीज कर देगा। फिर स्पोरोजोइट्स विल ट्रैवल इनटू द लीवर, फिर लीवर से मीरोजोइट्स, मीरोजोइट्स फिर गैमेटोसाइट्स, गैमेटोसाइट्स विल एंटर इनटू द बॉडी ऑफ मॉस्किटो। मतलब हाफ लाइफ साइकिल जो है वो मॉस्किटो के बॉडी में कंप्लीट होता है, और हाफ लाइफ साइकिल ह्यूमन के बॉडी में कंप्लीट होता है। सो दिस इज द से लाइफ साइकिल ऑफ द मलेरियल या पैरासाइट प्लाज्मोडियम। इसका हम लोग को एनिमेशन भी देखना है। वी आर गोइंग टू सी द एनिमेशन नाउ। Life cycle of malarial parasite in mosquito. Objective: to learn the life cycle of Plasmodium, the malarial parasite in the invertebrate host Anopheles mosquito. In an earlier session, we have discussed the life cycle of Plasmodium in the human host. In this session, let's discuss the events of the life cycle of Plasmodium in an invertebrate host, the female Anopheles mosquito. Let's recap the life cycle of Plasmodium in humans. Malaria is a disease caused by the unicellular parasite Plasmodium, which belongs to the phylum Sporozoa. Once an infected female mosquito bites a healthy human to feed on blood, immature malarial parasites at the sporozoite stage will enter the human. The sporozoites will multiply asexually into merozoites in the liver cells. The merozoites will break open the liver cells the form into feeding forms. Trophozoite. Feeding on transforming, which will rupture the red parasites. Some of the merozoites will differentiate into gametocytes or gametes, which will not develop any further in the red blood cells and will not rupture the cells. Now, let's see how the parasite completes its life cycle in the mosquito. When a female Anopheles mosquito sucks the blood of a malarial patient, the gametocytes will enter the mosquito. Inside the mosquito's gut, the gametocytes will differentiate as spindle-shaped male and spherical female gametes.
The gametes will fuse to form a diploid zygote in the stomach of the mosquito. The spherical zygote will soon develop into elongated, worm-like ookinete. Ookinete will penetrate the wall and eventually reach the outer surface. A cyst known as an oocyst will form on the ookinetes. Inside the oocyst, the ookinetes will divide asexually to produce the infective spindle-shaped sporozoites. The sporozoites will rupture the oocysts and move to the salivary glands, where they will wait to be injected into a new human host. When an infected human bites a healthy human, the sporozoites will begin a new life cycle. Summary. The malarial parasite is Plasmodium and belongs to the phylum Sporozoa. Plasmodium undergoes asexual reproduction in human hosts and sexual reproduction in the female Anopheles mosquito. Malarial symptoms occur when the parasite undergoes erythrocytic cycle. Gametes enter the invertebrate host. The gametes will fuse to form a diploid zygote in the stomach of the mosquito. The infective stages of Plasmodium are sporozoites. ओके तो इसका भी हमने लाइफ साइकिल देखा। ये सब स्टेजेस हमने वहां पे देखे। लाइक ह्यूमंस में जो है वो स्पोरोजाइट्स या सलाइवरी सिक्रेशन में स्पोरोजाइट्स होता है। स्पोरोजाइट्स लीवर में एंटर करेगा, शिजोन्स में मैच्योर होगा, फिर मीरोजाइट्स फॉर्म हो गए, फिर गैमेटोसाइट्स फॉर्म हो गए। गैमेटोसाइट्स जो है वो नेक्स्ट टाइम मॉस्किटो जो है वो सक ब्लड करेगा तो उसके गट में जाकर के फिर वहां पे फ्यूजन होगा। देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ द zygote that is called as oocytes. Oocytes further mature and into oocyst, and oocyst will produces the number of sporozoites which will be traveled to the salivary secretion or salivary gland of the mosquito and will be present in the salivary secretion of mosquito. And then next time अगर यही mosquito जो बाइट करेगा जिसके salivary section में sporozoites रहेंगे तो will transfer these transfer these sporozoites into the body of host. तो इस तरह से जो है वो transmission of the it's a complete life cycle of the प्लाज्मोडियम वी कॉल अ मलेरियल पैरासाइट। प्लाज्मोडियम का एक कंप्लीट लाइफ साइकिल रहेगा जिसमें आप देख सकते हैं हाफ लाइफ साइकिल जो है वो दैट इज अ सेक्सुअल वेट टिल द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, ये ह्यूमन में होगा। और जो फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स एंड नेक्स्ट जो इन्फेक्टिव स्टेज है स्पोरोजोइट्स वो वगैरह वो मॉस्किटो के बॉडी में कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे जो है हमारा जो टारगेट रहेगा, जैसे कि अगर मलेरिया को प्रिवेंट करना है तो वी विल यूज सम अदर मेडिकेशंस जो है मतलब कि जो आपने देखा एनिमेशन में कि ये जो पैरासाइट है वो इरिथ्रोसाइट्स को रप्चर कर देते हैं। इरिथ्रोसाइट्स को रप्चर कर देते हैं तो उसका मतलब क्या रहेगा कि वहां पे एनीमिया हो जाएगा। ठीक है, इरिथ्रोसाइट जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे, नंबर ऑफ इरिथ्रोसाइट्स या आरबीसी जो है वो कम हो जाएंगे, दैट लीड्स टू अ एनीमिया। और एनीमिया भी होगा और उसकी वजह से ये जो पेशेंट बिकम टू मच, क्योंकि बहुत सारे आरबीसीज डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं बाय दिस पैरासाइट्स। ठीक है, अभी जो एज अ पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट अगर हमको इसको रोकना है, ये साइकिल को इंटरप्ट करना है लाइफ साइकिल को, तो कैसे किया जा सकता है? जैसे कि वी हैव सर्टेन ड्रग्स, कुछ ड्रग्स होते हैं जो अगर फॉर एग्जांपल ह्यूमन बॉडी में जितने भी स्टेजेस हो रहे हैं उसको भी रोका जा सकता है। स्पोरोजोइट्स है तो उसको स्पोरोजोइड या शिजोंटिसाइड्स वी कैन यूज, जो शिजोन्स को किल कर देंगे। गैमेटोसाइट्स वी कैन यूज द गैमेटोसाइड्स, शिजोंटिसाइड्स, स्पोरोजोइंटिसाइड्स, मतलब ऐसे कुछ ड्रग्स होते हैं जो ये स्टेजेस को किल कर देते हैं, आगे का फर्दर स्टेज होने नहीं देते लाइफ साइकिल का। ठीक है, और एनीमिया को भी ट्रीट करना पड़ेगा बिकॉज द आरबीसीज गॉट रप्चर्ड। उसके बाद में नेक्स्ट जो मतलब ह्यूमंस में जो स्टेजेस है हम उसको इंटरप्ट कर सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग सर्टेन मेडिकेशंस और सर्टेन ड्रग्स और मेडिसिन्स टू द ह्यूमन होस्ट। लेकिन जो मॉस्किटो के बॉडी में जो स्टेजेस हो रहे हैं लाइक फ्यूजन ऑफ गैमेट्स या ऊकाइनाइट्स, oocysts जो फॉर्म हो रहे हैं, स्पोरोजोइट्स फॉर्म हो रहे हैं, उसको हम लोग कहीं पे रोक नहीं सकते। ठीक है, मॉस्किटो के बॉडी में मॉस्किटो को मेडिसिन हम लोग दे सकते हैं क्या
कि भाई ये स्टेजेस ना हो, इसके ये आगे इसका प्रोग्रेस ना हो, गमेटोसाइट्स वहां पे किल हो जाए, ऐसा मॉस्किटो को मेडिसिन दे सकते हैं हम लोग? नो, वी कैन नॉट गिव द मेडिसिन। तो जैसे एक ही ऑप्शन होता है कि उसको किल कर दिया जाए, मॉस्किटो को इरेडिकेट कर दिया जाए, किल कर दिया जाए, ताकि मॉस्किटो भी किल हो जाएगा और उसके अंदर के स्टेजेस भी इरेडिकेट हो जाएंगे। ठीक है, सो दैट इज द वे, दीज आर द मेजर्स टू टेक द लाइक या दीज आर द प्रिवेंशन मेजर्स फॉर मलेरिया, टू कंट्रोल द मलेरिया। अभी यहाँ पे हम लोग देख लेंगे कौन कौन से प्रिवेंशन मेजर ले सकते हैं। वेक्टर कंट्रोल कर सकते हैं हम लोग, मतलब कि जो मॉस्किटो है, मलेरिया इज कॉमन ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ द सर्टेन स्पीसीज ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो, इसको किल करना पड़ेगा, तो वेक्टर ट्रांसमिशन को हम लोग रोक सकते हैं। डायरेक्ट ट्रांसमिशन, मलेरिया कैन बी ट्रांसमिटेड बाय द इन्फेक्टेड नीडल्स, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इससे भी ट्रांसमिट हो सकता है। मतलब जो इन्फेक्टेड पर्सन रहेगा उसका, उससे कंटेमिनेटेड नीडल्स, उससे कंटेमिनेटेड अगर हमने उसका ब्लड अगर लाइक सेम पर्सन के या दूसरे हेल्दी पर्सन के कांटेक्ट में अगर आ गया तो देयर मे बी चांसेस ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ मलेरियल इन्फेक्शन। कॉन्जेनिटल इन्फेक्शन, कॉन्जेनिटल मतलब कि रेयरली इट इज बीइंग, इट कैन बी ऑकर और इट कैन बी ट्रांसमिटेड इनटू द न्यूबॉर्न फ्रॉम द इन्फेक्टेड मदर। ये ठीक है, चांसेस होते हैं कि मलेरिया जो है ट्रांसमिट हो सकता है कॉन्जेनिटली, मतलब एट द प्रेगनेंसी स्टेज फ्रॉम मदर टू फीटस ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन इसके भी बहुत रेयर चांसेस है, बट देयर आर चांसेस, पॉसिबिलिटी है। इंक्यूबेशन पीरियड अगर देखा जाए, इंक्यूबेशन पीरियड, तो द टाइम इंटरवल बिटवीन द मॉस्किटो बाइट एंड द एनाफिलस एंड द अपीयरेंस ऑफ द फीवर इज मोर देन 10 डेज, रेंजिंग फ्रॉम 12 to 40 डेज भी हो सकता है। ठीक है, मतलब ये जाएगा 10 to 12 डेज, वी कैन से दैट, क्योंकि बाइट ऑफ मॉस्किटो हो गया मतलब एंट्री ऑफ पॉजिटिव एजेंट हो गया इनटू द बॉडी ऑफ होस्ट। उसके बाद में फर्दर जो है वो डिसीज डेवलप होके सिम्टम्स आने तक जो पीरियड होता है दैट इज कॉल्ड एन इंक्यूबेशन पीरियड, तो वो रहेगा अराउंड 10 डेज तक हो सकता है, या 1 वीक, 1.5 वीक हो सकता है। ठीक है, प्रिवेंशन कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? इन 1979 द WHO एक्सपर्ट कमिटी ऑन मलेरियल डिस्क्राइब्ड दी फॉलोइंग 2 कैटेगरीज ऑफ द एंटी मलेरियल मेजर्स। एक रहेगा फर्स्ट जो है इसका है मेजर टू बी टेकन बाय द इंडिविजुअल। उसके बाद में प्रिवेंशन ऑफ द मैन और वेक्टर कांटेक्ट बाय यूजिंग रिपेलेंट, मॉस्किटो रिपेलेंट हम लोग यूज करेंगे, प्रोटेक्टिव क्लोथिंग यूज करेंगे, बेड नेट्स यूज करेंगे, जिससे मॉस्किटो का जो है वो ट्रांसमिशन या मॉस्किटो डिसीज को ट्रांसमिट नहीं कर पाएंगे। डिस्ट्रक्शन ऑफ द एडल्ट मॉस्किटोज बाय डोमेस्टिक स्प्रेज, ठीक है, मॉस्किटो रिपेलेंट स्प्रेज यूज करके उसको किल करना है। डिस्ट्रक्शन ऑफ द मॉस्किटोज लार्वा बाय प्री डोमेस्टिक सैनिटाइजेशन, मतलब सैनिटाइजेशन या इंटरमिटेंट ड्राइंग ऑफ द वाटर कंटेनर। हम लोग बोलते हैं जैसे कि जहाँ पे डेंगू मलेरिया ये चीजें जो स्प्रेड होती है, तो वहां पे जहाँ नॉर्मली बोला जाता है कि जो स्टोरेज टैंक हमारे होते हैं उसका रिसर्कुलेशन करना जरूरी होता है, उसको एटलीस्ट वंस ड्राइंग करना जरूरी, क्योंकि लॉन्ग टर्म स्टोरेज जहाँ पे होता है वाटर का, वहां पे मॉस्किटो जो है वो मॉस्किटो का ब्रीडिंग होता है, दे आर लाइंग द एग्स एंड दे आर मल्टीप्लाइंग। ठीक है, वहां पे उसका प्रोडक्शन हो सकता है मॉस्किटो का। तो जो सरफेस रहेगा लॉन्ग टर्म स्टोरेज वाला वाटर का, तो उसको हमको रिन्यू करना पड़ता है। या लाइक फॉर एग्जांपल दो स्टोरेज टैंक्स, दो वाटर स्टोरेज टैंक which we are using for the washing purpose और drinking purpose जो भी रहेगा, तो उसको एम्प्टाइंग करके, अगर हमने उसको एम्प्टाई कर दिया, कंप्लीट ड्राई कर दिया, उसके बाद में फील किया, तो एक नया सरफेस क्रिएट हो जाएगा। मतलब पुराना जो भी वाटर सरफेस था वो डिस्ट्रक्ट हो जाएगा, पुराना जो भी रहेगा उसके साथ मॉस्किटो के लार्वास वगैरह या एग्स सब के सब डिस्ट्रक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एन लार्वा डोमेस्टिक सैनिटाइजेशन ऑफ इंटरमीडिएट ड्राइंग ऑफ द वाटर कंटेनर। उसके बाद में नेक्स्ट या सोर्सेस ऑफ रिडक्शन ऑफ द ड्रेनेज वगैरह है, इसको ड्रेनेज सिस्टम हम लोग या सैनिटरी लाइक वाटर मॉस्किटो जो वो मॉस्किटो का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, तो उसको हमको अवॉइड करना है। नॉर्मली ये रूरल्स में होता है ओपन ड्रेनेज सिस्टम, तो यहाँ पे क्लोज ड्रेनेज सिस्टम अगर है तो दैट इज मोर सेफर। सोर्सेस वाटर मैनेजमेंट हमने बोला। नेक्स्ट मेजर अगेंस्ट द मलेरिया पैरासाइट्स व्हिच इंक्लूड द कीमोप्रोफिलैक्सिस एंड कीमोथेरेपी, मतलब जो लाइक chloroquine phosphate is a drug which can be taken in the prevention and the treatment of these malaria parasite या मलेरिया इन्फेक्शन। तो कीमोप्रोफिलैक्सिस लिया जाएगा, कीमोथेरेपी लिया जाएगा, मतलब प्रोफिलैक्सिस मतलब प्रिवेंशन ऑफ मलेरिया के लिए भी लिया जा सकता है, ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया के भी लिया जा सकता है। समझ में आ रहा है? दोनों चीजें के लिए, मतलब जो लोग जिन लोगों को नहीं हुआ है वो वेल एडवांस में भी प्रिवेंशन के लिए ले सकते हैं मेडिकेशन, दैट इज कॉल्ड एज कीमोप्रोफिलैक्सिस। और जिन लोगों को हो चुका है, सेम ड्रग कैन बी टेकन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द मलेरिया आल्सो। मतलब जैसे कि हेल्थ केयर पर्सनल्स होते हैं, अगर मलेरिया पैंडेमिक हो गया, एपिडेमिक हो गया, जैसे कि अभी कोविड पैंडेमिक एपिडेमिक हो गया है, देखो
पैंडेमिक हो गया, बहुत सारे लोग अफेक्ट हो रहे हैं। तो मलेरिया अगर एपिडेमिक हो गया, पैंडेमिक हो गया, तो वहां पे जो हेल्थ केयर पर्सन रहेंगे, जैसे कि अभी देखिए फ्रंटलाइन वर्कर्स को पहले वैक्सीन दे दिया गया है, ट्रीटमेंट तो नहीं है लेकिन वैक्सीन दे दिया गया है। तो उसी तरह से जो जो हेल्थ केयर टीम रहेगी, हेल्थ केयर पर्सन रहेंगे जो टेरिटरी में एंटर करेंगे जहां पे मलेरिया पैंडेमिक हो गया है, तो पर्सन को ऑलरेडी, हेल्थ केयर टीम्स को ऑलरेडी कीमोप्रोफिलैक्सिस या प्रिवेंशन के लिए क्लोरोक्विन दे दिया जाता है, टैबलेट्स दिया 2 to 3 days बिफोर दे आर बीइंग स्टार्टिंग विद प्रोफिलैक्सिस। उनको मलेरिया तो नहीं हुआ लेकिन वहां जाने के बाद में उनको मलेरिया ना हो इसके लिए ये प्रोफिलैक्सिस या प्रिवेंशन लिया जाता है, ठीक है, मेडिकेशन दे दिया जाता है। नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम वाज लॉन्च इन अप्रैल 1953 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब ये गवर्नमेंट का भी इनिशिएटिव था, उसमें बहुत सारे मेजर्स लिए जाते थे। इन 1958 द गवर्नमेंट चेंजेस द स्ट्रेटजी फ्रॉम कंट्रोल टू द इरेडिकेशन। मतलब पहले जो था 1953 में ओनली कंट्रोल करना था, मलेरिया को कंट्रोल करना था, लेकिन उसमें उसके बाद 5 years बाद में 1958 में वो प्रोग्राम को चेंज कर दिया गया, स्कीम को चेंज कर दिया गया, दैट देयर इज अ कंप्लीट इरेडिकेशन ऑफ मलेरिया, ठीक है, मतलब कंप्लीट मलेरिया को निकाल बाहर करना है। नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम and program was modified, that is the that called modified plan of operation 1977, and its objective were eliminate the death, reduce the mortality, ठीक है, मलेरिया को तो इरेडिकेट करना है, इसके अलावा जो डेथ हो रहे हैं मलेरिया से उसको भी कम करना है, उसको भी लाइफ को भी सेव करना है, एंड मेंटेन द गेन्स अचीव्ड सो फॉर since the malaria cases have started coming down and the deaths are also minimized। ये जो है वो थर्ड प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल रहा कि इसलिए जो है वो मलेरिया के केसेस जो है वो कम कर दिए गए। ट्रीटमेंट में बोला गया कि ऑल फीवर केसेस शुड बी अज्यूम्ड, मतलब फॉर एग्जांपल अभी चलो छोड़ो, क्लोरोक्विन जो है वो ड्रग है, क्लोरोक्विन 250 mg 4 टैबलेट्स, ठीक है, इसका ये जो मेडिकेशन है मैंने आपको बोला कि वो प्रिवेंशन के भी ले सकते हैं एज वेल एज ट्रीटमेंट के लिए भी ले सकते हैं, एज वेल एज ये कॉम्बिनेशन में भी ले सकते हैं, क्लोरोक्विन प्लस प्रिमाक्विन, ये रिलेटिव ड्रग्स है। नेक्स्ट 4 days प्रिमाक्विन, ठीक है। एंटी मलेरिया वैक्सीनेशन अगेंस्ट द मलेरिया इज वेरी मच डिजायर्ड। टिल नाउ सेटिस्फैक्टरी वैक्सीन तो मलेरिया के अगेंस्ट में डेवलप नहीं हुआ है, इट इज अंडर द रिसर्च, लेकिन प्रिवेंशन जो है वो बेटर देन क्योर होता है। नेक्स्ट जो है वो फिलारियासिस है। फिलारियासिस इट्स अ थर्ड ऑर्थ्रोपोड बॉर्न इन्फेक्शन। फिलारियासिस इसको हाथी रोग बोला जाता है। देखिए यहाँ पे ये इसको एलिफेंथियासिस बोला जाता है, जहाँ पे नॉर्मली स्वेलिंग एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ दी लेग्स होता है, लिंग्स होता है। और ये क्यों होता है? दैट इज ड्यू टू द इससे लिम्फेटिक डिसऑर्डर एक्चुअली, मतलब जो है वो ये जो है, चलो इसका हम लोग डिटेल देखेंगे। दिस टर्म फिलारियासिस, इसको हम लोग एलिफेंथियासिस भी बोलते हैं, हाथी रोग बोला जाता है। दिस टर्म इज यूज्ड फॉर द ग्रुप ऑफ डिसीज कॉज्ड बाय सर्टेन निमेटोड, मतलब ये वर्म इन्फेक्शन है, एंड इट इज ऑर्थ्रोपोड बॉर्न इन्फेक्शन, मतलब वर्म्स को कैरी करेंगे दिस, जैसे अभी पैरासाइट्स को हमने देखा, प्लाज्मोडियम को कैरी किया मॉस्किटो ने, तो ये जो निमेटोड्स रहेंगे, वर्म्स रहेंगे, इसको कैरी करेंगे एक्चुअली ऑर्थ्रोपोड्स बाय द फैमिली। निमेटोड जो है, जो वर्म्स है उसका फैमिली होता है फिलारियोइडी, and transmitted to the man by certain blood-sucking arthropods. Filariasis can be caused by about 8 species of filarial parasites. The disease can be lymphatic. ये जो है lymphatic, lymph tissue से, lymphatic node से concerned disease है, and non-lymphatic भी हो सकता है, लेकिन lymphatic वाला जो है वो ज्यादा खतरनाक होता है। Lymphatic filariasis, this term is used and B malai and B ये जो है वो causative agents disorder या lymphatic जो filariasis है उसके लिए वो Ancropty। All 3 infections causing या infections are transmitted to man by the biting of the infected mosquito, या mosquito ये ट्रांसफर कर सकता है ये worms को। उसके बाद में पेरिफेरल ब्लड्स, और ये जो लिम्फ नोड का डिसीज है, इसे लिम्फ नोड स्वेलिंग हो जाएगा, लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो स्वेलिंग हो जाएगा, लिम्फ ग्लैंड्स स्वेलिंग हो जाएगा, जिसकी वजह से ये स्वेलिंग ओवरऑल जो है वो लेग्स के ऊपर दिखता है, जिसकी वजह से एलिफेंथियासिस या लेग्स आर बीइंग स्वॉलन। नेक्स्ट, पेरिफेरल ब्लड्स एंड आर वैल्यूएबल। पेरिफेरल ब्लड एंड इन्फेक्टेड वेक्टर्स मॉस्किटो, दिस डिसीज आर मैनिफेस्टेड बाय द एक्यूट एंड क्रोनिक स्टेजेस ऑफ द दैट इज कॉल्ड एज lymphangitis, lymphadenditis या एलिफेंथियासिस जिसको बोला जाएगा। लेग्स एंड आर्म्स नॉर्मली इसमें स्वेलिंग होता है, एंड दिस इज अ डेंजरस डिसीज एक्चुअली।
the infection is transmitted from man with the bite of infected mosquito. Man is a definite host, and the mosquito is a vector. कंट्रोल ऑफ फिलारिसिस के लिए क्या क्या किया जाता है? द कंट्रोल ऑफ फिलारिसिस और इट कैन बी डन बाय कीमोप्रोफिलैक्सिस, कीमोथेरेपी या वेक्टर कंट्रोल. वेक्टर कंट्रोल मतलब मॉस्किटो का डिस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, जैसे मलेरिया के केसेस में जो मेजर्स लिए गए थे, सेम मेजर्स कैन बी टेकन इन केस ऑफ फिलारिसिस आल्सो. कीमोथेरेपी में नॉर्मली डीईसी दैट इज कॉल्ड एज डायथिल कार्बामाइड, जैसे हमने क्लोरोक्विन वहां पे देखा था, यहाँ पे डीईसी है, डायथिल कार्बामाइड चॉइस ऑफ ड्रग व्हिच इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द फिलारियासिस. ठीक है, हेट्राजन ब्रांड के फॉर्म में वो अवेलेबल होता है इन द मार्केट. उसके बाद में मॉस्किटो कंट्रोल हम लोग कर सकते हैं, वेक्टर कंट्रोल, मास डिस्ट्रक्शन ऑफ दी या ठीक है, वेक्टर कंट्रोल भी हो गया, वेक्टर कंट्रोल रहेगा. व्हेन द मास डिस्ट्रक्शन विद डीसी इज इनप्रैक्टिकेबल, द कंट्रोल ऑफ द डिसीज मस्ट डिपेंड ऑन द वेक्टर कंट्रोल. मतलब हम लोग क्या करेंगे, मॉस्किटो को डिस्ट्रक्ट करेंगे, जो सेम मेजर हमने मलेरिया के लिए लिए थे वही सेम मेजर हम लोग यहाँ पे मॉस्किटो को कंट्रोल करने के लिए, ब्रीडिंग प्लेसेस वगैरह हम लोग वहां पे कंट्रोल करेंगे. आइडियल मेथड ऑफ वेक्टर कंट्रोल वुड बी द एलिमिनेशन ऑफ द ब्रीडिंग प्लेसेस ऑफ मॉस्किटो बाय एडिक्वेट सैनिटाइजेशन and underground waste water disposal system. Underground हम लोग यूज करेंगे, under drainage system we are calling. And the other methods are putting larvicidal oils on collected waste, or we can say that using the organophosphorus larvicidals हम लोग यूज कर सकते हैं on a drinking water नहीं, जो यूज करने वाला जो वाटर होता है स्टोरेज टैंक में हम लोग ऐड कर सकते हैं, लेकिन केयर ये लेना चाहिए कि वो जो ऑयल है वो हमारे कांटेक्ट में ना आए, मतलब वो सरफेस के ऊपर ही रहे, वो यूज करने वाला जो वाटर है उसके साथ मिक्सअप ना हो, क्योंकि ऑयल नॉर्मली तो सरफेस के ऊपर ही होता है. एंड द अदर मेजर्स आर सेम एज कंट्रोल व्हिच वेक्टर कंट्रोल व्हिच वी आर टेकिंग फॉर द मलेरिया. ठीक है, लार्विसाइडल ऑयल वगैरह हम लोग यूज कर सकते हैं, केरोसिन भी हम लोग यूज कर सकते हैं. केरोसिन अगर वाटर के ऊपर स्प्रे कर दिया गया तो वो ऊपर ही रहता है, which will form the layer on the water surface and which will prevent or which will destruct the larvae, which will destruct the eggs laid by the mosquito. ये हो गया. This is all about this malarial parasite, filariasis. Filariasis is the last infection amongst the arthropod borne